ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। नूरदीन झट से बोला, मगर हमें तो वहां ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। राज ने खौफजदा लहजे में कहा, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बचकर वहां से आ गए, वरना आप भी दूसरे लोगों की तरह लापता हो जाते। किस्मत तो इस आतिमा की अच्छी है जो हमारे सामने नहीं आई, मगर जिस दिन आ गई तो जिंदा नहीं बचेगी। मैंने नज़र घुमाकर राय बहादुर की तरफ देखा, जो गुस्से से अपने होंठ काट कर रह गया। सिंह साहब बोला, मेरा ख्याल है अब सब मेहमानों को सो जाना चाहिए, आप भी जाकर सो जाएं। नूरदीन ने वक्त की नज़ाकत को समझकर कहा, हम यहाँ रात भर पहरा देने के लिए मौजूद हैं। अमर सिंह के कहने पर सब मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए। खुद वो भी राज को उसके कमरे तक छोड़ने के बाद सोने के लिए चले गए। मैंने नूरदीन और जैक को साथ लिया और हम छत पर आ गए। कुछ देर बाद जैक को नींद आ गई तो वो सोने के लिए करीबी कमरे में चला गया। जैक के जाने के बाद नूरदीन बोला, जानी तुमने देखा? जैक कुछ परेशान है, शायद वो राय बहादुर की बातों को दिल पर ले बैठा है, और मेरा ख्याल है कि हमें कल यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो नूरदीन, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर मैं इस राज की गुत्थी ज़रूर सुलझा के जाना चाहूँगा। मुझे अमर सिंह या राज से ये ज़रूर पूछना है कि क्या वाकई रॉबर्ट ने राय बहादुर की बीवी और बेटे को अगवा किया था। नूरदीन ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, तो पूछ लो, वो रहा राज। राज हमारी तरफ ही आ रहा था। फिर वो हमारे करीब आकर बोला, मेरे ख्याल में हम आप लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आप मेहमान हैं और मेहमानों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, मगर आप हमारी ही चौकीदारी कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी ही कुछ ऐसी है। हम शिकारी हैं राज, और हमारा काम दूसरे लोगों की हिफाजत है। ये हमारा फ़र्ज़ है, इसमें ज़्यादती और तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं। वैसे भी हम ख़तरों से खेलने के आदी हैं। जब तक ऐसे काम ना करें हमें नींद नहीं आती। खैर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात पूछनी है, अगर बुरा महसूस ना करो तो। मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। जी पूछिए, इसमें बुरा महसूस करने वाली कौन सी बात है? राज बोला, मैंने पूछा, क्या तुम्हारे बड़े भाई राय बहादुर की पहली बीवी और बच्चे को कोई रॉबर्ट नामी अंग्रेज़ ने अगवा किया था और बाद में इन्हें मार दिया? मैंने उसके चेहरे पर अपनी निगाहें जमाए रखीं। इसने चौंक कर मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर बोला, आपसे किसने कह दिया? आज तक हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। किसी ने आपसे झूठ बोला है। भाभी और इनके बेटे की मौत पहाड़ की चोटी से गिरकर उस वक्त हुई थी जब वो भाई के साथ पहाड़ी पर घूमने फिरने गई थीं। वहीं दोनों माँ बेटा चल बसे। वैसे आपको एक बात बताऊं? राज कुछ तौक़ुफ़ के बाद दोबारा गोया हुआ। हाँ बताऊं? नूरदीन बेसाख्ता बोल उठा। राय बहादुर हमारा सगा भाई नहीं, बाबा के एक रिश्तेदार का बेटा है, जिनकी मौत के बाद बाबा ने ही इन्हें पाला पोसा और उनकी शादी भी बड़े ख़ानदान में की। मगर भैया, बाबा को ही अपनी बीवी का कातिल समझते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्हें पहाड़ी इलाके में जाने से रोका था। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। राय बहादुर अमर सिंह और इसके ख़ानदान से इतनी नफ़रत क्यों करता है और सब साजिशें कर रहा है। इसका साथ ठाकुर विक्रम सिंह दे रहा था। मैंने राज सिंह से कहा कि जाकर सो जाए और किसी भी ऐसी बात को दिल में ना रखे। हमारे होते हुए मनुपाल की आत्मा यहाँ भटक भी नहीं सकती। राज मुतमईन होकर सोने के लिए चला गया। मैंने नूरदीन से कहा, देखा,
ये सारी खिचड़ी राय बहादुर ही पका रहा है, हमें इसका मंसूबा हर तरह से नाकाम करना है। नूरदीन बोला, मुझे तो ये मनुपाल वाला किस्सा उसी साजिश की कड़ी लगता है जिसे झूठ मोट में घड़ा गया है। हम सुबह तक छत पर मौजूद रहे। हमारी निगरानी का ये फायदा हुआ कि सब मेहमान चैन और बेफिक्री की नींद सोते रहे। नाश्ता करने के बाद हम भी कुछ देर के लिए सो गए। जब उठे तो हवेली में कुछ लोगों का शोर बरपा था। सहन में आए तो देखा आसपास के देहात के बहुत से लोग अमर सिंह के पास जमा थे। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि जंगल के करीबी गांव में किसी खूंखार दरिंदे ने एक शख्स का गला चबाकर उसे बेदर्दी से हलाक कर दिया है। अमर सिंह इस बात से काफ़ी मुस्तरिब नज़र आ रहे थे। पास ही राय बहादुर खड़ा उनकी बातें सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ मुस्कुरा भी रहा था। फिर जैसे ही इसकी नज़र हम पर पड़ी, वो हमारे करीब आ गया और सरगोशी अंदाज में बोला, तुमने मनुपाल की आत्मा से इस बच्चे को छीनकर अच्छा नहीं किया। अब देखना वो किस तरह लोगों को अपना शिकार बनाती है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हमें सब पता है कि ये सब कौन कर रहा है। बहुत जल्द हम इसका नकाब उतार कर लोगों को दिखा देंगे। मेरी बात पर राय बहादुर के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। वो नपे तूले अंदाज में बोला, तुम लोग अपनी खैर मनाओ, हो सकता है वो आतिमा उसी तरह तुम्हारा गला भी काट दे। राय बहादुर, तुम अपने गले की खैर मनाओ जिसमें बेगुनाह आदमी की मौत का फंदा पड़ने वाला है, या फिर हमारी राइफल की कोई गोली तुम्हारे वजूद का हिस्सा बनने वाली है। नूरदीन ने उसकी आंखों के सामने हाथ की राइफल बनाकर घुमाई और हम अमर सिंह के पास आ गए। लोग इन्हें उस शख्स की लाश दिखाने के लिए ले जा रहे थे। हम भी उनके साथ गांव में आ गए, जहां मकतूल की लाश खेतों के अंदर मौजूद कच्चे रास्ते पर पड़ी हुई थी। काफ़ी लोग इसके गिरद इकट्ठे थे। हमने लोगों को हटाया और अकड़ूं बैठकर लाश का मुआयना करने लगे। इसके नरखरे को बुरी तरह दांतों से उधेड़ा गया था। चेहरे के अलावा बाजुओं और छाती पर गहरी खराशों के निशान थे। जमीन पर आसपास खून जमा हुआ था। अलबत्ता एक बात ने हमें चौंका दिया था, इसका ना तो गोश्त खाया गया था और ना ही खून पिया गया था। यानी ये कत्ल किसी दरिंदे ने नहीं किया था, लेकिन जिसने भी किया बड़ी बेरहमी से किया था। आम इंसानों और दरिंदे के दांतों में फ़र्क होता है, जो हमने इसके गले में देख लिया था। आसपास किसी दरिंदे के पैरों के निशान भी नहीं थे, मगर जो निशान नज़रों में आए वो उसी आतिमा के गैर मामूली बड़े कदमों के निशान थे जो हमें किले में जाते हुए नज़र आए थे। हमने अमर सिंह को डेरे ले जाकर बताया कि इस आदमी का कत्ल किसी दरिंदे ने नहीं बल्कि मनुपाल की नकली आतिमा ने किया है। वो ये सुनकर मज़ीद मुस्तरिब हो गया। फिर इसने लोगों को हुक्म दिया कि लाश को उठा कर ले जाएं और इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएं। लोग लाश उठा कर ले गए। अमर सिंह ने हवेली में आकर सबको बताया कि इस आदमी को किसी दरिंदे ने नहीं बल्कि मनुपाल की आतिमा ने मारा है। तो पूरी हवेली में खौफ व हरास फैल गया। राय बहादुर को ये मौका गनीमत लगा। इसने चला चला कर पूरी हवेली सर पर उठा ली और सारा इल्ज़ाम हम दोनों पर डाल दिया कि अगर हम मनुपाल की आतिमा से वो बच्चा ना लेकर आते तो वो ये हरकत ना करती। अब वो मज़ीद लोगों को हलाक करेगी। जब बात मज़ीद बिगड़ने लगी तो मैंने अमर सिंह साहब को एक तरफ बुलाया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। इन्हें ये भी बताया कि ये सब साजिशें हैं, आतिमा का कोई चक्कर नहीं। अमर सिंह ने मुझसे उस शख्स के बारे में पूछा जो साजिश की शतरंज बिछा रहा था और इसका आगे का क्या लाइहा अमल है। मैंने कहा, अभी हम इसका नाम नहीं ले सकते। एक तो वो होशियार हो जाएगा और दूसरा इसका लाइहा अमल हमसे मख्फी रह सकता है। बस कुछ ही दिनों बाद वो खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। मैंने उनसे मज़ीद कहा, अभी आप इस बारे में किसी से जिक्र ना करें, लोग ख्वाह मुख्वाह गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे।
शादी की तकरीब खत्म हो चुकी थी। तमाम मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे। जैक भी वापसी के लिए कह रहा था, मगर अमर सिंह ने हमसे हाथ जोड़कर दरखास्त की कि जब तक मनुपाल की आत्मा वाला मसला हल नहीं हो जाता, आप लोग यहीं रहें। लेकिन जैक वहां एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। राय बहादुर की बातों से वो कुछ खफा हो गया था, लिहाजा वो दिल्ली के लिए निकल खड़ा हुआ। उसके जाने पर राय बहादुर बहुत खुश था। हमसे तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हारे साहब बहादुर तो चले गए, तुम यहाँ किस लिए रुक गए? तुम्हें भी चले जाना चाहिए। नूरदीन को इसकी बात बुरी लगी। वो कड़क लहजे में बोला, हम शिकारी हैं, जहाँ पैर रख दें, बगैर शिकार के जाते नहीं हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या किसी इंसान की बनाई हुई नकली आत्मा। मैंने कहा, और तुम ये मत समझना कि मनुपाल की आत्मा का ढोंग रचाकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। नकली आत्मा का डर तुम अपने घर वालों को दे सकते हो, हमें नहीं। मेरी बात पर राय बहादुर के चेहरे के रंग उड़ गए और वो हैरानी से हमें देखने लगा, गोया अब हम एक दूसरे के सामने वाज़ेह तौर पर आ गए थे। तीसरे दिन एक 20 साला लड़के की लाश जंगल के करीब से मिली। इसकी हालत भी पहली वाली लाश से मुख्तलिफ नहीं थी, यानी इसका भी गला कटा हुआ और पूरे वजूद पर खराशों के निशान थे। यहाँ भी हमें नकली आत्मा के पैरों के निशान नजर आए। हमने उन निशानों की खोज जंगल के अंदर तक की, मगर दरमियान में कहीं वो गायब हो गए। फिर तो कत्ल व गारत का एक सिलसिला चल पड़ा। कभी किसी गांव से किसी की लाश मिलती, तो कभी जंगल के करीब लाश पाई जाती। हैरत की बात ये थी कि कोई उनका गोश्त खाता और ना ही खून का एक कतरा पीता। बस इसका नर खिरा बुरी तरह चबाया होता और पूरे वजूद पर जाबजा खराशों के निशान पाए जाते। इसके पास सिर्फ वही गैर मामूली बड़े कदमों के नुकूश मिलते जो मनुपाल की नकली आत्मा थी। लोग तो पहले ही हर इंसान थे, अब अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोगों ने अमर सिंह की हवेली के सामने धरना दे दिया कि अगर मनुपाल की आत्मा का कुछ ना किया गया तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। अमर सिंह के साथ राज सिंह भी परेशान था कि आखिर इस आत्मा से कैसे निपटा जाए। इन बेचारों की उम्मीद हम दोनों ही थे, मगर हम खुद भी परेशान थे। कितनी ही बार हम इसके कदमों की खोज में जाकर नाकाम लौट आए थे। इस नकली आत्मा के पाँव के निशान सिर्फ जंगल के वस्त तक ही दिखाई देते, इसके बाद गायब हो जाते। हमने किले तक जाकर उसे खोजने की कोशिश की, मगर कोई खास सुराग ना मिल पाया। अब तो हमें भी यही महसूस होने लगा कि कहीं हकीकत में ही मनुपाल की बदरूह मौजूद ना हो, मगर फिर ये अंदाज़ा भी था कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। जहां दूसरे देहातों के लोग अमर सिंह से मिलने आते, वैसे ही एक दिन विक्रम ठाकर भी उनके पास आ गया। अमर सिंह सेहन में कुर्सी पर बैठा लोगों से बातें कर रहा था। मैं और नूरदीन भी वहीं मौजूद थे। विक्रम ठाकुर ने राय बहादुर को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और फिर अमर सिंह के सामने चारपाई पर आ बैठा। इसके चेहरे पर यार मुस्कुराहट और आंखों में शैतानी चमक थी। अमर सिंह साहब, ये जो भी हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। अगर लोग उसी तरह मरते रहे, तो एक दिन ये सारे गांव खाली हो जाएंगे। विक्रम सर को हिलाते हुए बोला, तुम्हारी बात ठीक है ठाकर, मगर हम क्या कर सकते हैं? इन आत्माओं से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। अब तो खुदा पर ही भरोसा है। अमर सिंह लाचारी और बेबसी से बोला, खाली खुदा पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा। हमें इस आत्मा से ये तो पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है और इतने कत्ल क्यों कर रही है। विक्रम ने राय बहादुर की तरफ गहरी नज़रों से देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। अमर सिंह ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। भाई, इसमें समझने समझाने वाली कौन सी बात है? मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो आत्माओं को हाजिर कर सकता है। हम उसके जरिए मनुपाल की आत्मा को हाजिर करवा कर पूछेंगे
कि उसका मकसद क्या है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।